जय हिंद। अभी रिसेंट ऑनगोइंग इजराइल लेबनान कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने हिजबुल्लाह नरेश नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। बेरूत में घुस करके, जहां पे ये एक बंकर के नीचे छुपा हुआ था, उस बंकर को तबाह कर दिया इजरायली एयर फोर्सेस ने, और उसमें मौत हो गई हिजबुल्लाह नरेश नसरुल्लाह की। समझते हैं इजराइल और लेबनान के कन्फ्लिक्ट के बारे में। ये भी समझते हैं कि क्यों मिडिल ईस्ट में इतनी ज़्यादा अशांति है, और मिडिल ईस्ट जैसे अशांत क्षेत्र में इजराइल जैसे देश का जन्म कैसे हुआ। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मिडिल ईस्ट है, इसमें कुल 17 देशों का ग्रुप है ये। इसमें कौन कौन से देश हैं? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। ये 17 देशों का ग्रुप जो है वो कहलाता है मिडिल ईस्ट। इस मिडिल ईस्ट के दो नाम हैं, एक है मिडिल ईस्ट और एक है वेस्ट एशिया। ये रेफरेंस बेस्ड नाम है। यदि आप इसको वेस्ट एशिया से देखोगे तो एशिया में, एशिया के वेस्ट में है, इसलिए इसे वेस्ट एशिया कहते हैं। वहीं इसे यूरोप से देखोगे तो यूरोप और एशिया के बीच में है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये यूरोप है, ये एशिया, इन दोनों के बीच में है, इसलिए ये मिडिल ईस्ट। ओके, अब अगला प्रश्न है कि इतना ज़्यादा अशांति क्यों है इस क्षेत्र में, आखिर क्या कारण है? तो कारण भी स्पष्ट है। यहाँ पे बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप का जन्म हुआ है, उसके कारण यहाँ पे अशांति बनी हुई है। अलग अलग देशों में अलग अलग मिलिटेंट्स ग्रुप हैं। सीरिया में, इराक में आईसिस नाम का है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हौती हैं, फिलिस्तीन में हमास है, सऊदी अरब में अलकायदा है, अफगानिस्तान में तालिबान है, इसकी गवर्नमेंट भी अभी है, ईरान में IRGC है। इतने सारे मिलिटेंट्स ग्रुप एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे अशांति तो अपने आप बन हो जाएगी। अब अगला प्रश्न ये आपके मन में आएगा कि इतना ज़्यादा मिलिटेंट्स एक साथ यहाँ पे कैसे आ गए, बाकी देशों में अलग अलग जगह पे क्यों नहीं है, एक ही जगह पे क्यों है? उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। पहला कारण है कॉलोनियल लीगेसी का। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने यहाँ पे भी अपनी कॉलोनी बनाई, और कॉलोनी बना करके बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे भी कर दिए। जैसा इंडिया में आज बॉर्डर डिस्प्यूट है, वैसे ही यहाँ पे इन लोगों ने बॉर्डर डिस्प्यूट करे। उसी बॉर्डर डिस्प्यूट का आज नतीजा जो हम देखते हैं, उस समय मिलिटेंट्स ग्रुप छोटे छोटे थे, आज वो बड़े हो चुके हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे अशांति फैली हुई है। दूसरा है रिलीजियस डिवाइड। इस पूरे क्षेत्र में इस्लाम ही एक मेजर रिलीजन है, जिसके दो सेक्ट हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अशांति बनी रहती है। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज जियोपॉलिटिकल राइवलरी। देखिए यहाँ पे दो, कोई भी देश चाहता है कि वो आगे बढ़े। यहाँ पे दो, इस पूरे मिडिल ईस्ट में दो देश हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। ईरान चाहता है कि वो आगे बढ़े, सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये ऊपर बढ़े, बट इन दोनों को आपस में भी तो एक दूसरे को नीचे खींचना है। तो ईरान की टांग खींचता है सऊदी अरेबिया की टांग खींचता है ईरान, और इन दोनों के आपस में टांग खींचने की वजह से यहाँ पे अशांति बनी रहती है। अगला जो इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज वीक गवर्नेंस। देखिए इस पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही मजबूत कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हो। एक तो यहाँ पे जितने भी देश हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे के सारे, वहाँ पे ऐसा कोई डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो शासक हुए हैं वो या तो अथॉरिटेरियन हुए हैं, अथॉरिटेरियन इन द सेंस कि डिक्टेटोरियल उनका रूल रहा है। कभी भी शासन में आए तो दूसरे अपोजिशन को पूरा जड़ से ख़त्म कर दो, मरवा दो, इस तरह का इनका कॉन्सेप्ट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अशांति बहुत पूरे नेक्स्ट लेवल पर रही है। अगला जो इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का। यहाँ पे देखिए गंगा का मैदान नहीं है ये कि यहाँ पे बहुत हरियाली है या फिर खेती होगी या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा। जब तक आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक लोग इकोनॉमी या फिर प्रोडक्शन या फिर किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाएंगे। वैसा ही हाल यहाँ पे है, चारों तरफ रेत है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, रेत ही रेत है। ज़्यादातर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर लोगे, लेकिन क्रूड ऑयल से ही आपका पूरा इकोनॉमी नहीं चलने वाला है ना। इसलिए इस क्षेत्र में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो लोग गरीब होंगे यदि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं से भी पैसा इकट्ठा करने की, कहीं से पैसा बनाने की, तो फिर वो लोग उस क्षेत्र में जाते हैं। और ऐसे में एक इलिसिट आर्म रैकेट का जो मार्केट है वो दिखता है, और दूसरा है लेफ्ट ओवर वेपनरी का मार्केट। ऐसे में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी एक कारण बनता है इस क्षेत्र में अशांति का। ये तो कुछ नॉर्मल कारण थे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस क्षेत्र में इन दोनों का हस्तक्षेप, USA और रसिया। देखिए USA और रसिया ये दोनों ऐसे देश हैं जिनको अपने हथियार बेचने हैं, और यदि आपको किसी को टॉर्च बेचना है ना तो उससे पहले अंधेरे का डर दिखाओ। यही काम करते हैं USA और रसिया। ये इन लोगों ने इस मिडिल ईस्ट में अपना ग्रुप बना लिया। USA, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और इराक, इन सभी देशों के साथ अपना अलायंस में है। इनको बोल रखा है USA ने कि तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम फतह हासिल करो, और यदि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो हथियारों के मामले में तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। पैसे नहीं है, EMI पे ले लो भाई, लेकिन लो, मुझसे लो और लड़ाई करो। ये है USA का कॉन्सेप्ट। वहीं रसिया जो है, रसिया भी अपना इसने कुछ अलायंस बना रखा है। सीरिया हुआ, ईरान हुआ, टर्की हुआ, लेबनान हुआ, फिलिस्तीन हुआ, इन सबको इस रसिया ने बोल रखा है कि यदि तुम्हें कभी हथियार की कमी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। मेरे से EMI पे ले जाओ, पैसे नहीं है तो, लेकिन युद्ध करो। तो यदि कोई दो देश, इतने बड़े बड़े देश इस क्षेत्र में हथियार की सप्लाई अपनी मेंटेन रखे रहते हैं तो इस क्षेत्र में अशांति का कारण बना रहेगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण हमने समझ लिया कि इस क्षेत्र में अशांति क्यों बनी रहती है। अब ये समझते हैं कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे देश में इजराइल जैसा देश कैसे आ गया भाई एग्जिस्टेंस में। देखिए उसका कारण भी बिल्कुल सिंपल है।
1890 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, WZO। इसने पहली बार ये महसूस किया कि देखिए जितने भी ज्यूज कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं एक जगह पे नहीं है, कोई उनका एक देश नहीं है, तो हमें अपनी सभी ज्यूज कम्युनिटी के लोगों को, भाई लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होगा, कोई एक देश बनाना होगा। ये कॉन्सेप्ट इनके मन में आता है, पहली बार होमलैंड का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस कम्युनिटी ने मैसेज रिलीज करवाया और सभी लोगों को मैसेज भिजवा दिया कि हम सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, वो देश होगा जेरूसलम, वो जगह होगी जेरूसलम। तो जेरूसलम की तरफ सब लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जो जहाँ पे रहता है वहीं से अपना बिजनेस छोड़ के या फिर उसके पास जो व्यापार है वो सब छोड़ छाड़ के, देश में कोई भी काम कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के ये लोग कहाँ पे आ जाते हैं, जेरूसलम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग जेरूसलम आते हैं तो जेरूसलम में आने के बाद ऐसा तो था नहीं कि इनके पास यहाँ पे कोई घर हो बना बनाया रहने के लिए, तो सबसे पहले आकर के इन लोगों ने छोटे छोटे पॉकेट्स खरीदना शुरू कर दिए पैलेस्टीनियन से, जो पहले से पैलेस्टीनियन यहाँ पे रह रहे थे उनसे इन लोगों ने छोटी छोटी ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। और चूंकि ये ज़मीन जो है बंजर है, यहाँ पे बालू देखने को मिलेगा, वो मिडिल ईस्ट है, पूरा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान भला कोई क्यों नहीं बेचेगा। इन लोगों ने पैलेस्टीनियन को पैसा दिया, पैलेस्टीनियन ने इन लोगों को ज़मीन दी, इन लोगों ने ज़मीन ले ली। और ज़मीन लेकर के पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया किबुत्स मूवमेंट का। किबुत्स मूवमेंट है फार्मिंग का, कम्युनिटी फार्मिंग का। इजरायलियों ने पहली बार अपना डेवलप किया एक कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। उनको पता था कि इस इतने बड़े रेगिस्तान में यदि सर्वाइव करना है तो सबसे पहले हमें खाने के लिए कुछ होना चाहिए, और ऐसे में इन लोगों ने सबसे पहले कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। एक साथ मिल करके इन लोगों ने पहले अपने खाने का प्रबंध सुनिश्चित किया। एक बार खाने की समस्या दूर हो गई तब ये अपने अगले कदम की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इसी बीच में एक घटना घट जाती है। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और इस पूरे क्षेत्र में पहले ही हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का राज्य आ जाता है, कॉलोनीज बेसिकली वो बनाने लगते हैं। और ऐसे में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। ब्रिटिशर्स के पल्ले में आ गया जॉर्डन, पैलेस्टीन, इराक, और फ्रेंच ले गए सीरिया और लेबनान को, यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में इजराइल घिर जाता है दो फ्रंट में। पहला फ्रंट तो इसका पैलेस्टीनियन के साथ ही था जो इस्लामिक थे, तो इनके साथ तो इसका पहले से ही बना हुआ था कि यदि हम इनसे ज़मीन ले रहे हैं पैलेस्टीनियन से तो हो सकता है आगे विवाद होगा, विवाद में हम लोगों को इनसे लड़ना भी पड़ सकता है। ऐसा इजरायलियों का पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर था। इस बीच में जब यहाँ पे ब्रिटेन आ गया तो फिर अब इजराइल को एक और समस्या सामने आ गई कि अब इसे दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। यदि फ्यूचर में कभी युद्ध होता है और इसे ऐसी नौबत आती है हथियार उठाने की इजराइल को, तो उसे ब्रिटिशर्स से भी लड़ना पड़ेगा और पैलेस्टीनियन से भी लड़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में पहले से ही था। और यहाँ पे पैलेस्टीन वाले रीजन में जब एक साथ इतने सारे ज्यूस आ रहे थे तो यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन थे उनको भी डाउट होने लगा था कि ये लोग इतने सारे एक साथ इस जगह पे आ रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए फ्यूचर में। तो ये लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए थे कि हमें इनसे फ्यूचर में कभी लड़ाई हो सकती है या फिर कुछ भी हो, हमें तैयार रहना होगा। लेकिन अब तक इजरायलियों का कोई ऑफिशियल घर नहीं बना हुआ था यहाँ पे, उनका अभी तक कोई ऑफिशियल देश नहीं बना हुआ था। लेकिन इसी बीच घटना घट जाती है वर्ल्ड वार सेकंड की, जिसमें लाखों लाख यहूदियों को मार दिया जाता है नाजी गवर्नमेंट के द्वारा। जब नाजी गवर्नमेंट ने इतना कत्लेआम मचाया तब पूरी दुनिया को समझ में आया कि इनको एक होमलैंड की ज़रूरत है, यहूदियों को एक घर चाहिए। और फिर कॉन्सेप्ट आता है यूएन पार्टीशन प्लान का 1947 में। यूएन पार्टीशन प्लान क्या है आगे समझते हैं। यूएन पार्टीशन प्लान 1947 के तहत यूनाइटेड नेशन ने ज्यूस को पैलेस्टीन वाले रीजन में बसाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, और उसके तहत इन लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेट्स बनाए। पहला था ज्यूस स्टेट, दूसरा था अरब स्टेट्स, तीसरा था जेरूसलम। तो जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये ज्यूस स्टेट है, वहीं जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये अरब स्टेट है, और ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है व्हाइट कलर का ये जेरूसलम है। जेरूसलम यूएन के कंट्रोल में था, ठीक है। लगभग फिलिस्तीन का 55% लैंड जो है वो ज्यूस स्टेट को मिल गया, और 45% लैंड जो है वो अरब कंट्रीज़ को या फिर जो यहाँ पे पैलेस्टीनियन पहले से रह रहे थे उनको मिल गया। तो ये यूएन पार्टीशन प्लान था। यहीं पे आपको 2-3 और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को ध्यान में रखनी चाहिए। एक है गोलन हाइट्स, एक है गाजा स्ट्रिप और एक है वेस्टर्न बैंक। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये है गाजा स्ट्रिप, ओके। बात करें गोलन हाइट्स की तो ये ऊपर वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे ये है गोलन हाइट्स, ओके। और यहीं वेस्टर्न बैंक की बात करें तो वेस्टर्न बैंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये रीजन जो दिख रहा है ये है वेस्टर्न बैंक का। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि गोलन हाइट्स कहाँ पे है, वेस्टर्न बैंक कहाँ पे है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इजराइल से संबंधित है सब। जब यूएन का ऐसा प्लान आता है तो इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन ने बोला कि देखो भाई हम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा तो पहले से यहाँ पे घर था, और आप बोल रहे हो कि नहीं हम ये अपनी ज़मीन इनको दे दें,
और बात भी सही थी कि कोई अपनी ज़मीन किसी और को क्यों दे देगा। बट जो जीव्स थे उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनके पास तो पहले से घर नहीं था। अब घर इनको अगर मिल जाता है तो फिर इसमें क्या बुरा है, इसलिए उन लोगों ने यूएन पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। बट अरब का जो था रिजेक्शन ही रहा इस प्लान को लेकर। जो पैलेस्टीनियन थे उन लोगों ने कभी यूएन पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद फिर क्या होना था, युद्ध हुए और बहुत ही भयंकर युद्ध हुए। आप देखोगे 1948 जस्ट 47-48 में अभी इजराइल आज़ाद हुआ है, और आज़ादी के जस्ट बाद ही युद्ध शुरू हो गए। 1948 में पहली बार युद्ध होता है, अरब इजराइल वार, जिसमें इजराइल एक तरफ होता है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, सारे जो अरब कंट्रीज हैं ये एक साथ होते हैं, बट इसमें जीतता इजराइल है। वैसे ही 1956 में स्वेज कैनाल को लेकर के युद्ध हुआ, इसमें भी इजराइल ही जीता। इजराइल के साथ इसमें अलायंस में यूके और फ्रांस भी थे। इजिप्ट के साथ ये युद्ध हुआ था। वही 1967 में 6 डे वार हुआ, जिसमें फिर से इजराइल जीतता है। 1973 में यम किपुर वार होता है, जिसमें इजराइल फिर से जीतता है। 1982 में लेबनान के साथ युद्ध होता है, इसमें भी इजराइल जीतता है। और यही देखिए 1982 में ही PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्ला, ये लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो आज हम हिजबुल्ला का देख रहे हैं युद्ध, ये 1982 से चले आ रहा है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। फिर 2006 में लेबनान के साथ फिर से युद्ध होता है, हिजबुल्ला के साथ ही इसका युद्ध था। गाजा के साथ हम लोगों ने अभी पिछले साल ही देखा युद्ध हुआ, और गाजा के जो चीफ लीडर था उसको मार दिया इजराइल ने। तो इतने सारे युद्ध इजराइल पहले ही लड़ चुका है अपने यूएन पार्टीशन प्लान के बाद, और हर एक युद्ध में इजराइल ने ज़मीन को ऑक्युपाई ही किया है, ज़मीन को अपने हक में किया है। स्टार्टिंग से देखिए आप, ये 1917 का मैप है, जिसमें पूरी तरह ये पैलेस्टीन वाला रीजन है, यहाँ पे कोई भी इजरायली आके बसा नहीं है। लेकिन देखिए 1946 तक आते आते जो पहला वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था कि हम लोग यहाँ पे आकर बसेंगे, तो देखिए इतने सारे जो जीव्स हैं वो आकर के यहाँ पे बसने शुरू हो गए, और इस पूरे क्षेत्र में इन लोगों ने ज़मीन खरीद करके बस लिया था। 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान आता है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि कुछ ज़मीन लगभग 55% ज़मीन जो है जीव्स को दे दी जाएगी, और 45% लैंड वो पैलेस्टीनियन को। अब इसके बाद जब युद्ध होते हैं तो उन युद्धों में ज़मीन अपनी हारता गया है। कौन? पैलेस्टीन। पहले ये जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ये पैलेस्टीन है। आप देखोगे यहाँ पे ये हिस्सा इसने हार दिया, और ये हिस्सा भी यहाँ इसके हाथ से चला गया। और उसके बाद आज जो स्थिति है, बस इतनी ज़मीन और ये कुछ ज़मीन जो वेस्टर्न बैंक पे है, इतनी ही ज़मीन पैलेस्टीनियन के पास है, बाकी सब इजराइल ने अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि इजराइल ने पहले ही बोल रखा है कि देखो भाई, मेरी जो बाउंड्री है वो डिसाइडेड नहीं है, मेरी बाउंड्री बढ़ती रहेगी। अब कोई देश यदि ऐसा बोले कि मेरी बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो किस मेंटालिटी वाला देश है। और ऐसे में इजराइल को छेड़ना किसी के लिए भी बहुत महंगा पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ जब हम लोगों ने देखा कि हिजबुल्ला के कुछ पेजर ब्लास्ट हुए 17 सितंबर को। हिजबुल्ला के जितने भी मेंबर्स हैं जो पेजर यूज किया करते थे, हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया डिटेल से कि पेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था और समझा था कि कैसे ढेर सारे जो पेजर्स होते हैं उन पेजर्स को ब्लास्ट करा दिया था इजराइल ने। कहाँ पे? लेबनान के अंदर। उनमें से एक पेजर यूज कर रहे थे हमारे ये ईरान के एम्बेसडर, इनका भी पेजर ब्लास्ट हुआ और ये भी घायल हो गए भाई साहब। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल की पहुँच कहाँ तक है। 17 तारीख को पेजर ब्लास्ट करने के बाद इजराइल ने 18 को सोलर पैनल ब्लास्ट कराया, रेडियो ब्लास्ट कराया, और भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ब्लास्ट कराया। और इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया हिजबुल्ला मेंबर के लोगों के अंदर कि उन लोगों ने किसी भी चीज़ को छूने से अब डर रहे हैं वो, कि शायद फट न जाए, कोई आगे फ्रिज खोलें फ्रिज ही फट जाए, टीवी खोलें टीवी ही फट जाए। इस तरह का खौफ बना दिया है इजराइल ने लेबनान के अंदर। जैसे ही ये सारी घटना ओवर हुई, उसके बाद तुरंत इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने घोषणा करी, और जितने भी इजरायलीज हैं उन सबको मूव कराया नॉर्थ की तरफ। जो भी इजरायली रह रहे थे इस नॉर्थ वाले रीजन में, जो भी इजरायली रह रहे थे उनको मूव कराया साउथ की तरफ। बोला कि आप लोग अभी इधर आइए, क्योंकि लेबनान के साथ युद्ध चल रहा है, और स्पेशली जो सदर्न लेबनान है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कैजुअलिटीज़ के। तो इन्होंने सभी जो इजरायलीज हैं उन लोगों को मूव करा दिया डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। और फिर अगले दिन 20 सितंबर को इन्होंने ढेर सारे मिसाइल्स दागे लेबनान के ऊपर, जिसकी वजह से 45 लोगों की मृत्यु होगी जो हिजबुल्ला ग्रुप के मेंबर थे। जिसके रिएक्शन में लेबनान ने वापस इजराइल के ऊपर 2000 मिसाइलें फायर करी, लेकिन उन सभी फायर की गई मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम ने नेस्तनाबूद कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। अब इधर जब युद्ध चल ही रहा था, इसी बीच पहुंच जाते हैं नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन, और वहाँ पे जाकर के इन्होंने 2 मैप दिखाए। पहला मैप इन्होंने दिखाया, और उस मैप में जो कंट्रीज थी उनको बोला कि ये जो देश है ये दुनिया में कर्ज के समान है। कौन कौन से थे इसमें? तो सीरिया है, इराक है, ईरान है। इन देशों को इन्होंने बोला कि ये देश इस दुनिया में कर्ज के मतलब अभिशाप है इस दुनिया के लिए। दूसरी तरफ इन्होंने कुछ देशों को दिखाया जिसमें सूडान है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, इंडिया है। इन सबको बोला कि ये देश हैं जो दुनिया में ब्लेसिंग देश हैं। एक तरफ ये यूएन में संबोधन दे रहे थे, और दूसरी तरफ
इन्होंने इजराइल फ़ोन करके ये भी बोल दिया कि देखो हिजबुल्लाह का चीफ यदि मिल जाए तो उसे ख़त्म कर दो, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। हिजबुल्लाह का जो मेन लीडर था नसरुल्लाह, इसकी खबर मिल गई इजरायली ह्यूमन इंटेलिजेंस को कि ये अभी बेरूत में एग्जिस्ट कर रहा है, बेरूत में छिपा हुआ है। और जैसे ही इसको इजराइल को पता चला, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने स्टार्ट किया न्यू ऑर्डर ऑपरेशन, और इसमें इसने कई सारे बम गिराए ऐसी जगह पे जहाँ छिपा हुआ था नसरुल्लाह। ये बेरूत में ही एक दाहिए करके एक जगह है, वहाँ पे एक रिहायशी घर के नीचे एक बंकर में छिपा हुआ था। उस बंकर पे इसने कई सारे बम गिराए, लगभग 85 टन के आसपास बम गिराए, और उस बम के गिरने की वजह से पूरा बंकर ही ध्वस्त हो गया और उसी में दब के मर गया नसरुल्लाह। हालांकि नसरुल्लाह के साथ उस समय अब्बास नीलफोर्सन भी मौजूद था, जो डिप्टी कमांडर था IRGC का, जो बेस्ड है ईरान की। और इस हादसे में इसकी भी मौत हो गई क्योंकि ये भी उसी बंकर में था। अब जैसे ये घटना घटी तो पूरी दुनिया से अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो गए। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमैनी, उसने बोला कि नसरुल्लाह डेथ विल नॉट गो वॉइड, मतलब इसकी मौत जो है नसरुल्लाह की वो खाली नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ बड़ा तो ये प्लान करेंगे। वहीं इंडिया में भी कई सारे रिएक्शंस आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लड़की है, ये क्या बोल रही है जम्मू कश्मीर में। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। वहीं वर्ल्ड मीडिया में एक इंटरव्यू में एक औरत से जब ये पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है इस पे, तो वो रोने ही लगी, फपक फपक कर रो रही है, देखिए। Marwa, so sorry to interrupt. We do now have official confirmation from the Hezbollah group of the death of Hassan Nasrallah. What's your response, please? I'm so sorry. Let's end the interview there. We were talking to Marwa Osman, journalist and TV show host. और इंडिया के कई शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए नसरुल्लाह को लेकर के। अब जैसे ही नसरुल्लाह को इजराइल ने मार दिया, ईरान इधर बौखला गया और ईरान ने फायर किए, दाग दिए कई सारे मिसाइल्स इजराइल के ऊपर। हालांकि इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है इजराइल की तरफ से, इजराइल ने सभी लोगों को सुरक्षित रखा हुआ है अपने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस युद्ध में ईरान भी कूद पड़ा है। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा आपको अगले वीडियो में इससे बिल्कुल अपडेट करा देंगे। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।